हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIB दृष्टि एंड बैंकिंग इंदौर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने अपने इस चैनल से MPPSC मेंस में सोशलॉजी इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस सीक्वेंस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशलॉजी सबसे पहले वो बताया था। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सोशलॉजी और बेसिक कंसेप्ट्स में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा कर के उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है इंस्टीट्यूशन, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्था। चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस में क्या क्या हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सिलेबस हमने स्टार्ट किया दिया बेसिक कंसेप्ट से और बेसिक कंसेप्ट में हम जो कम्युनिटी है कम्युनिटी पढ़ चुके हैं। ठीक, कम्युनिटी के अलावा एसोसिएशन, ये जो 2 टॉपिक हैं ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हैं और आज का जो टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशन। और ये जो तीनों टॉपिक हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए आप जब इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू कि आप कम्युनिटी और एसोसिएशन के बारे में भी जान लें। तो तीनों का कंपैरेटिव स्टडी आपको इसमें देखना पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, इंस्टीट्यूशन, जिसे हिंदी में संस्था बोलते हैं। तो दैट इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो इंस्टीट्यूशन वर्ड है उसका फर्स्ट यूज़ किसने किया था। तो जो इंस्टीट्यूशन है फर्स्ट यूज़ इट इज़ बाय द ग्रेट फिलोसफर हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बुक आपको याद रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। 3 मार्कर में आपसे पूछने में आ सकती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी बुक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है और इसी में इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड, इंस्टीट्यूशन। तो ये केवल एज ए वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में स्पेंसर ने नहीं बताया था। और डिटेल में किसने बताया था, सो दैट द एक्सटेंसिव यूज एज ए कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ये थे समनर। पूरा नाम विलियम ग्राहम समनर। समनर वाज द अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट और समनर की जो बुक है दैट इज वॉकवेज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 3 मार्कर में आपसे पूछने में आ सकती है। तो जो वॉकवेज बुक है उसमें समनर ने एक्सटेंसिव यूज़ किया था किसका, इंस्टीट्यूशन का, किस तरीके से, एज ए कंसेप्ट। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने उसका जो यूज़ किया इंस्टीट्यूशन का वो केवल और केवल एज ए वर्ड यूज़ किया है, एक फॉर्मल यूज़ है, लेकिन एक्सटेंसिव यूज़ किसका है, वो समनर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन, आखिर उस इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है। बिकॉज द वर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जो वर्ड आता है इंस्टीट्यूशन, ये इट इज़ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जैसे हमने बोला IIT, ठीक, हमने बोला IIT, तो IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो IIT इज ए काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो कॉमन जो यूज़ है इंस्टीट्यूशन का वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोशलॉजी इट इज़ नॉट अबाउट द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, सोशलॉजी इज अबाउट द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनी फिनोमेना ऑफ द सोसाइटी। तो हमको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन वर्ड है उसका सोशोलॉजिकल मीनिंग ढूंढना है। तो इंस्टीट्यूशन का सोशोलॉजिकल मीनिंग क्या है, इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं इस्टेब्लिश फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स। देखिए इस्टेब्लिश फॉर्म्स का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा फॉर्मेट या ऐसे तरीके जो वेल इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल उसी फॉर्मेट में यूज़ करना है। इस्टेब्लिश फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स, लॉज, मेथड्स, वैल्यूज एटसेट्रा,
विच हेल्प टू सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ने क्या कर रखा है, बहुत सारे प्रोसीजर्स बना रखे हैं, काम करने के तरीके बना रखे हैं, लॉज बनाए हुए हैं, बहुत सारे मेथड बना दिए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं, सो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स, लॉज, मेथड्स, ये सब क्या कहलाता है, कलेक्टिव फॉर्म में हम इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। और ये किस लिए बनाया है, हेल्प टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी में जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जो भी नीड्स हैं, और नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए कोई ना कोई रूल होना ज़रूरी है, तो दैट वो जो रूल है, रूल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से आपने क्या देख लिया कि इंस्टीट्यूशन इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोशोलॉजी। क्या है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, केवल और केवल क्या है, ये प्रोसीजर्स हैं, यानी काम करने के तरीके हैं, लॉ है, मेथड है, यानी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, भले ही चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, चाहे रिटन फॉर्मेट में नहीं हो। जैसे कि हमारी फैमिली होती है, तो फैमिली में काम करने के जो भी तरीके हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, इंस्टीट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप और कमेटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंस्टीट्यूशन। यानी क्या है कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वहाँ रूल्स रेगुलेशन जरूर होते हैं, भले ही चाहे वो कितनी छोटे से छोटा हो या कितना ही बड़े से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल हम एक एसोसिएशन लेकर के चलते हैं, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी क्या है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एमपीपीएससी ये रूल्स और रेगुलेशंस पर ही चलता है, सो दैट द पार्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। और एमपीपीएससी ये जो हमको देखने में आता है कि वहाँ पे एक चेयरपर्सन है और बाकी के सब लोग हैं, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है, तो फैमिली को भी लेकर के चलेंगे, तो फैमिली में जो हम देखते हैं कि फादर मदर उनके जो बच्चे हैं, वो क्या है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन। बट रूल्स ऑफ द फैमिली, किसी फैमिली के जो रूल्स होते हैं, so that the set of that rules that are the example of the institution। ठीक, तो ये मीनिंग है इंस्टीट्यूशन का। यदि 3 मार्कर में आपसे पूछने में आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका जवाब है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी मैंने आपको बताया था कि फुलफिलमेंट ऑफ पीपल नीड्स। तो सोसाइटी में हर एक पर्सन, उसकी कुछ ना कुछ नीड्स होंगी, और वो नीड्स का जो फुलफिलमेंट होगा, जो नीड्स की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, वो कहाँ किससे होती है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही होती है। तो जो लोग हैं, कोई भी, हम अपनी नीड्स फुलफिलमेंट के लिए क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं कोई ग्रुप, भले ही चाहे वो हमारा फ्रेंड सर्किल है, कोई कमेटी बना देते हैं। कमेटी का दूसरा नाम क्या है, एसोसिएशन। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एमपीपीएससी, यूपीएससी, दीज आर द एसोसिएशंस। इसके अलावा कम्युनिटी, यानी कोई भी सिटी है, कोई भी विलेज है, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कम्युनिटी। ये सब बन जाता है। ये सब किसके लिए बनता है, ये सब बनता है हमारी नीड फुलफिलमेंट के लिए, यहाँ हम इसको बना देते हैं। जैसे ही ये बनता है, इसके बनने के साथ ही क्या हो जाता है, बर्थ ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा या कोई भी ह्यूमन ग्रुप बनेगा, ह्यूमन ग्रुप बनने के साथ साथ क्या हो जाता है, उसमें रूल्स और प्रोसीजर्स ये सब अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि बिना रूल्स और प्रोसीजर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता है। सो दैट जैसे ही रूल्स और प्रोसीजर्स आ जाते हैं, तो इन्हीं रूल्स और प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो दैट इंस्टीट्यूशन इज नथिंग बट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, सेट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्योंकि एक रूल नहीं होता है, एक प्रोसीजर नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। चलिए अब इंस्टीट्यूशन को हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए एसोसिएशन
कोई भी एसोसिएशन होता है, और जैसा मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशन, ये बोथ आर इंटर रिलेटेड। एसोसिएशन कॉन्क्रीट फॉर्मेट में होता है, हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्कूल। स्कूल एक एसोसिएशन है, ठीक है ना। स्कूल कॉन्क्रीट फॉर्मेट में है, क्योंकि हम स्कूल में एज ए कॉन्क्रीट फॉर्मेट ये देख सकते हैं कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, इसके अलावा टीचर्स हैं, इसके अलावा स्टाफ है वहाँ पर, देन स्टूडेंट्स हैं। जब हम स्कूल को इस फॉर्मेट में देखते हैं, देन स्कूल इज द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन स्कूल में अकेला यही सब नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा और क्या होता है, स्कूल में कुछ जनरल रूल्स होते हैं, so that these general rules, it is the example of the institution. नेक्स्ट एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, हर एक स्कूल में अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम दिया जाता है। टीचिंग मेथड्स होते हैं, चाहे स्कूल और कॉलेज, सभी जगह टीचिंग मेथड अलग अलग होते हैं। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, जैसे स्कूल इतने बजे स्टार्ट हो जाएगा, इतने बजे बीच में ब्रेक होगा, इतने बजे ख़त्म हो जाएगा। हॉलीडेज इतने बजे से रहेंगी या इतने डेट से रहेगी। वैल्यूएशन सिस्टम, यानी ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसका वैल्यूएशन का जो सिस्टम होता है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, सीबीएसई का अलग होता है। तो ये जो भी है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये सब इट इज़ द सेट ऑफ द इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। अब देखिए इस्टेब्लिश्ड वर्ड आ रहा है, इस्टेब्लिश्ड वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो भी प्रोसीजर है, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड इन एनी स्कूल। जैसे सेंट्रल स्कूल है, तो सेंट्रल स्कूल में ये जो भी प्रोसीजर है, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड, सो दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जो आउटर रिंग में है। बट स्कूल, when we say school, when we see school as principal, teachers, staff, students, तो स्कूल को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। लेकिन जो हम इसके थ्रू देखते हैं तो स्कूल को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। बट इफ वी कंपेयर बोथ, तो ये जो पार्ट है रूल्स रेगुलेशन का, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए स्कूल या कॉलेज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन ही बोलते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे देखिए जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, ऑल द स्कूल कॉलेजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ institution, but these are the examples of institution as well as the association. But some examples, for example marriage, ठीक है ना, मैरिज सिस्टम एंड रिलीजन, these are the pure examples of institution। यहाँ पर एसोसिएशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैरिज और रिलीजन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं टैलकॉट पार्सन्स, इनकी बहुत फेमस बुक है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम ये बिल्कुल आप सोशोलॉजी का एक महाभारत ही मान करके चलिए, बहुत फेमस बुक थी इनकी सोशल सिस्टम। और सोशल सिस्टम में जो पार्सन्स थे, इन्होंने बताया था देयर आर 5 इंस्टीट्यूशंस इन आवर सोसाइटी। आप इसको 5 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हैं। कौन कौन से बताया इन्होंने, फैमिली, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से मतलब है इनका इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है ना। इकोनॉमिक सिस्टम फॉर एग्जांपल फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है और फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, या फिर कहना चाहिए जो शेयर मार्केट का सिस्टम है, रूल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ऑल द मार्केट सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन एनी सोसाइटी। इकोनॉमिक सिस्टम ये आपका ट्राइबल सोसाइटी में भी प्रेजेंट होता है और मॉडर्न सोसाइटी में भी मिलेगा आपको। पॉलिटिक्स, इट मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि इलेक्शन होता है, जैसे अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शंस हैं वो चल रहे हैं, तो वो सिस्टम है, दैट सिस्टम इट इज़ नोन एज द पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेट,
इसका एक एग्जाम्पल है। एजुकेशन सिस्टम, सारे स्कूल कॉलेजेस सब आ जाएंगे उसमें। एंड द रिलीजन, ठीक, इसमें जितने भी कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है। तो these are the 5 basic institutions in our society as per the Talcott Parsons. So these are the examples of the institutions. यदि आपसे एग्जाम्पल पूछें इंस्टीट्यूशन के, तो आप टैलकॉट पार्सन्स के हिसाब से एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। अदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो पार्सन्स ने जो बताए थे, इसके अलावा भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को प्राइमरी एंड सेकेंडरी। That means some institutions are known as the primary institutions. अब प्राइमरी इट मीन्स द मोस्ट बेसिक इंस्टीट्यूशंस, यानी ये कैसे हैं, बहुत एलिमेंट्री हैं, बहुत बेसिक हैं, विच आर फाउंड इवन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। तो ये हर एक सोसाइटी में मिलेंगे। इट इज दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। अब ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, इट मीन्स ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। जो ट्राइबल सोसाइटी होती है उसको प्रिमिटिव सोसाइटी बोलते हैं। और बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में बुशमैन लोग रहते हैं, या अंडमान निकोबार में भी लोग रहते हैं जो ट्राइब्स हैं। तो वो दोज ट्राइब्स आर एक्सट्रीमली प्रिमिटिव सोसाइटीज़, वहाँ पर भी ये इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। तो इनको प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। क्या क्या है, रिलीजन है, फैमिली, मैरिज, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की हो सकती है, इट मे बी लैंड, या वो ट्राइबल सोसाइटी में कोई जंगल हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, वो तालाब की मछलियाँ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता है दैट इज ट्रेडिशनल पंचायत, यानी गांव के लोग ही मिलकर के क्या करते हैं, वो सब जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है गांव के लोगों का, वो आपस में उससे कहना चाहिए कि सॉर्ट आउट कर देते हैं, उनकी ट्राइबल उनकी जो ट्रेडिशनल पंचायत होती है उससे। So these are the examples of the primary institutions. Next, secondary institution. अब देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी में पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम बढ़ता है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो यदि हम चलें कहाँ से, ट्राइबल सोसाइटी से, तो ट्राइबल सोसाइटी किस में कन्वर्ट होती है, विलेज सोसाइटी में। और जो विलेज सोसाइटी कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो जैसे जैसे आप यहाँ से इधर आते जाएंगे, सोसाइटी कैसी होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो इंस्टीट्यूशंस भी कैसे हो जाते हैं, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो दैट इंस्टीट्यूशंस दोज आर स्पेशलाइज्ड, दोज आर डिफरेंशिएट, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, लॉ, जैसे कि जो मॉडर्न सोसाइटी होती है उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, ये रिटर्न लॉज हैं। लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे यहाँ पे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी है, बिजनेस भी है। तो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट और द एडवांस फॉर्मेट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, सो दैट दीज आर द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशंस। जैसा कि हमेशा बोला जाता है आपसे कि हर एक टॉपिक में आपको 2 या 3 डेफिनेशंस आपको याद कर ही लेना है। मैकैबरन पेस क्या लिख रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन इज द एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, द कीवर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशन ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मीन्स कि एक काम करने का तरीका। फॉर एग्जांपल फैमिली में भी काम करने का तरीका होता है, हर एक रिलीजन में भी प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स मिलेंगे आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, तो कोई भी ग्रुप है वो उस ग्रुप एक्टिविटी का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर उस हिसाब से चलता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप MPPSC ले सकते हैं और MPPSC का जो एस्टेब्लिश्ड
फॉर्मेट है वो ये है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो MPPSC है वो आंसर की एक निकालता है, प्रोविजनली आंसर की। फिर उस प्रोविजनली आंसर की में आपसे आपत्तियां मांगी जाती हैं। उन आपत्तियों के बेस पर MPPSC फिर से एक सेकेंडरी आंसर की निकालता है, देन उसके बाद रिजल्ट निकालता है किसका, प्रीलिम्स का। इट इज़ द एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ द MPPSC। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि ऐसा UPSC में होता है, तो इट इज़ नॉट द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ द यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और सीधा रिजल्ट आता है उसका। सो दैट क्या है, एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स। नेक्स्ट, बोगार्ड्स। सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑर्गेनाइज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। यानी कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए है, मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि हमारी जो नीड्स हैं और नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए है। थ्रो, यानी कि वो जो नीड्स फुलफिलमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। यहाँ पर भी वर्ड क्या आ रहा है, प्रोसीजर वर्ड आ रहा है। तो आप ध्यान से समझ जाएं इस बात को कि इंस्टीट्यूशंस आर द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। ठीक, चलिए मैं कई बार पेश बोगार्ड्स की डेफिनेशन आप याद कर लें, या इसमें आपको बहुत सारी डेफिनेशन और भी मिल जाएंगी, जो भी आप याद कर सकते हैं, सरल लगे वो आप याद कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और ये किसके कौन बता रहा है, एज पर गिलिन एंड गिलिन। इनको जिलिन एंड जिलिन मत पढ़िएगा आप, ये दो लोग हैं, गिलिन एंड गिलिन, और इनकी जो बुक है वो है कल्चरल सोशोलॉजी। इसमें उन्होंने क्या बताया है, इंस्टीट्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछने में आ सकता है, और शॉर्ट नोट में यदि आपसे पूछते हैं कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो आप बता सकते हैं एज पर द गिलिन एंड गिलिन इन हिज बुक कल्चरल सोशोलॉजी फॉलोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको 1 by 1 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाना है, और एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर लिखते हुए जाना है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के सोशोलॉजी में ज़्यादा नंबर उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सो दैट एग्जाम्पल्स आर द नेसेसरी पार्ट ऑफ द एनी एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यूनिट ऑफ कल्चरल सिस्टम। यानी इंस्टीट्यूशन क्या है, ये कल्चरल सिस्टम। कल्चरल सिस्टम किसी भी जगह का हो सकता है, कल्चरल सिस्टम हर जगह के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से कल्चरल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी इंडियन कल्चरल सिस्टम। तो इंडियन कल्चरल सिस्टम में इंस्टीट्यूशन एक उसकी यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चरल सिस्टम, और इसमें मैरिज, एक ट्रेडिशनल मैरिज एक यूनिट है, और जो ट्रेडिशनल मैरिज है इट इज एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन कल्चरल सिस्टम। या जो आपका रिलीजन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, तो ऐसे कई सारे अलग अलग यूनिट्स आप बना सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। ठीक है ना, किसी भी सोसाइटी, और उसको ही सोसाइटी को हम क्या बोल देते हैं, कल्चरल सिस्टम बोल देते हैं। तो उसका एक पार्ट क्या कहलाता है, उसकी एक यूनिट क्या कहलाती है, इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, परमानेंस। परमानेंस मतलब रिलेटिवली परमानेंस, यानी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता। या मैरिज सिस्टम है, तो मैरिज सिस्टम का फॉर्म भले ही बदल गया हो, बट वो ख़त्म नहीं हो सकता। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स से मतलब है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, वो सब डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिलीजन सिस्टम है उसके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैरिज जो सिस्टम है, मैरिज के भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
कि जो मैरिज सिस्टम है वो दो लोगों को साथ में रहने की परमिशन दे देता है। बिना मैरिज किए दो लोग एटलीस्ट इंडिया में तो साथ में नहीं रह सकते। नेक्स्ट, कल्चरल एलिमेंट्स। तो देखिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके कुछ ना कुछ कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं और उन्हीं से ही वो पहचानने में आते हैं। जैसे कि वी से मैरिज सिस्टम, तो मैरिज सिस्टम के कई सारे कल्चरल एलिमेंट्स हैं। जैसे मैरिज, इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द रिलीजियस मैरिज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में क्या है, इंडिया में मैरिज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। तो किसी के घर में भी शादी होती है तो तुरंत समझ में आ जाता है और कल्चरल एलिमेंट्स के बिना वो शादी नहीं हो सकती। जैसे कि वरमाला की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना, हवन कुंड की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे रिलीजियस सिस्टम है तो रिलीजियस सिस्टम में भी कई सारे कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं। कलश हो जाता है, शंख हो जाता है, ठीक है ना, नारियल है, फूल हैं। सो दैट दीज आर द कल्चरल एलिमेंट्स। आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर है उस मंदिर के ऊपर ज़्यादातर त्रिशूल बना हुआ रहता है, या कोई चर्च होता है उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा होता है। सो दैट दीज आर द कल्चरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट, सिंबॉलिज्म। तो देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन उसका एक सिंबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओम, ये क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ रिलीजियस सिस्टम, इंडियन रिलीजियन सिस्टम। या हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ये क्रॉस का साइन होता है, रेड क्रॉस का साइन होता है, ठीक है ना, ये रेड क्रॉस में बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये जो रेड क्रॉस होता है ये साइन इट इज़ द सिंबल ऑफ द हेल्थ इंस्टीट्यूशन। ऐसे कई सारे अलग अलग सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो रेगुलर नेशनल फ्लैग है ये सिंबल है किसका, नेशनलिटी का सिंबल है, ठीक है। ये हमारे देश प्रेम का सिंबल है, पेट्रियटिज्म का सिंबल है। सो दैट कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है उसमें सिंबलिज्म चलेगा। नेक्स्ट, डिफाइंड ट्रेडिशंस। तो ट्रेडिशंस कैसे हैं, वेल डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रेडिशंस हैं वो कैसे हैं, दैट आर वेल डिफाइंड, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को लेकर के जो ट्रेडिशंस हैं किस तरीके से वो पढ़ाएंगे वो सब कैसे हैं, वो सब वेल डिफाइंड है। रिलीजियस सिस्टम में भी डिफाइंड ट्रेडिशंस हैं। जैसे कि हिंदू मंदिरों में यदि आप जाते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतारेंगे आप, जबकि चर्च में ऐसा करना जरूरी नहीं होता है। तो दैट डिफाइंड ट्रेडिशंस ये कहाँ मिलेंगे आपको, हर एक इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे। तो दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एज पर द गिलेन एंड गिलेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्टीट्यूशन में, और भी हैं। जैसे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यदि लॉन्ग आंसर आ जाता है आपसे पूछने में तो गिलिन एंड गिलिन के अलावा आप नेक्स्ट पेज में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर क्या, सोशल इन नेचर। सोशल से मतलब ये हो जाता है कि इट इज़ नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन सबके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज सिस्टम, इट इज़ फॉर ऑल, ये सबके ऊपर रूल्स अवेलेबल होंगे, उसके एप्लीकेबल होंगे, किसी एक पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसके नॉर्म्स कैसे होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड से मतलब ये है कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि किसी भी हिंदू टेम्पल, कोई भी मंदिर है उसमें आप जाएंगे तो दैट द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स ये है कि जूते चप्पल बाहर उतारना है। उसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्वयं सोचने की कुछ ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट, यूनिवर्सलिटी। अब देखिए यूनिवर्सलिटी से मतलब क्या है कि जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये ज़्यादातर केस में कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज सिस्टम, तो मैरिज सिस्टम ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सल है, यानी कि वर्ल्ड में सब जगह मिलेगा आपको। हाँ, इसका फॉर्म्स तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, बट मैरिज इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। तो जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो इंस्टीट्यूशन में होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया मैरिज। तो इंडिया में मैरिज सिस्टम एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ये रखता है कि विदाउट मैरिज दो लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। ये इंडिया में ऐसा है। लेकिन मेरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री में ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसका ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि दो लोग बिना मैरिज के साथ में रह सकते हैं, वो अलाउड है वहाँ पर, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कहाँ मिलेगा आपको? इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, भले ही चाहे वो मैरिज है, चाहे रिलीजन है, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, हर जगह कंट्रोल मिलेगा आपको। नेक्स्ट, रिलेटिवली परमानेंट, यानी जो आपका इंस्टीट्यूशन सिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। जैसे कि एजुकेशन भी बहुत पुराना है, मैरिज भी बहुत पुराना है, रिलीजियस सिस्टम भी बहुत पुराना है, और ये आगे भी रहेगा। भले ही चाहे कितनी भी बातें कर ली जाए कि आगे जाकर के रिलीजन खत्म हो जाएगा, तो कोई रिलीजन ना तो खत्म हो सकता है, उसमें चेंजेस ज़रूर आते मिलेंगे आपको, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसे रियलाइज जरूर कर सकते हैं। तो दैट इंस्टीट्यूशंस ये क्या है? दीज आर द रूल्स। तो वी कैंट सी रूल्स, वी कैंट सी प्रोसीजर्स। हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? हम केवल और केवल उसे बियर कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे MPPSC में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो जैसे ही आप आयोग में अंदर जाकर के बैठ जाएंगे, तो वहाँ की जो फीलिंग रहेगी वो जो अंदर बैठता है केवल वही रियलाइज कर पाता है, बाकी कोई रियलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशन में अंदर होता है। नेक्स्ट, ओरल एंड रिटन। इसका मतलब ये कि जो रूल्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में वो ओरल ओरल से मतलब रिटन फॉर्मेट में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजियस सिस्टम, यहाँ पर भी जितने रूल्स हैं वो ओरल फॉर्मेट में है, रिटर्न में तो है नहीं है। मैरिज सिस्टम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर भी जो मैरिज सिस्टम के रूल्स हैं कोई रिटर्न में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक। लेकिन कुछ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके रूल्स रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम, तो जो एजुकेशन है वो रिटर्न फॉर्मेट में है। या फिर पॉलिटिकल सिस्टम, आज की डेट में बात करें तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज़ रिटन फॉर्मेट में है। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा बोलेगा उसने पूरी तरीके से गाइडलाइन निकाल दी है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, तो वो रिटर्न फॉर्मेट में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लिखा है केवल वही होगा, इसके अलावा कोई अपने मनमर्जी से काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस आर इंटरलेटेड। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस इंटरलेटेड होते हैं, जैसे एजुकेशन और मैरिज, ठीक है, ये इंटरलेटेड है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा मैरिज में भी चेंजेस आते हैं। जैसे आज की डेट में यदि हम बात करें तो एजुकेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और उसके चलते हमको मैरिज में भी कई सारी चीज़ें चेंजेस हम देख रहे हैं। जैसे कि मैरिज पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, 20-21 साल में, 22-23 साल में, आज वो 30 तक पहुंच चुकी है। या पहले डिवोर्स उतना हमारा इंडियन सोसाइटी में नहीं होता था, आज डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है? बोथ आर इंटर रिलेटेड। एजुकेशन सिस्टम बढ़ता है तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इफेक्ट हो जाता है, और लोग अब जब वोट डालते हैं तो बहुत सोच समझ करके डालते हैं। सो दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट आर इंटर रिलेटेड। तो ये आपका बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इंस्टीट्यूशन के। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन ऐसा ही नहीं बन गया है आज। रिलीजियस सिस्टम, या फिर कहना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है उन सब के बहुत सारे हम सेट ऑफ द रूल्स देख रहे हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन बनता है तो उसके पहले बहुत कुछ हो चुका होता है, उसका इवोल्यूशन होता है। और इसका जो इवोल्यूशन है वो किसने बताया है? समनर ने बताया है अपनी बुक फॉक फेस में।
समनर ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कोई भी पर्सन है उसको कोई एक आइडिया आता है और वो जो आइडिया रहता है वो ये रहता है नीड फुलफिलमेंट से रिलेटेड, यानी हमारा आवश्यकताएं जो हैं, किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सोसाइटी के सामने कोई भी आइडिया आ जाता है, उस आइडिया को लोग फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि हम बात करें तो कोविड के समय, तो कोविड के समय एक आइडिया आ गया था लोगों को कि काढ़ा पीने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। तो आपने देखा होगा ये जो आइडिया था इसका रिकरेंस का मतलब होता है कि बार बार उसे लोग करते हैं। कोई एक पर्सन करता है, वो बार बार करता है, जब वो बार बार करता है तो उसकी हैबिट बन जाती है, ठीक है। और फिर उसको देख करके जब एक पर्सन कर लेता है और उससे उसका नीड फुलफिलमेंट हो जाता है किसी आइडिया से, तो वो दूसरों को भी बोलता है कि आप भी करिए, ये अच्छा है, इससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी। सो दैट ग्रुप रिकरेंस होने लगता है, यानी एक ने काढ़ा पीना शुरू किया, उसको देख देख बाकी के लोगों ने भी काढ़ा पीना शुरू कर दिया। और आपने फिर देखा होगा कि उस समय जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो चाहे वो घर में बैठे हों चाहे बाहर निकल रहे हों, वो सब लोग काढ़ा पी रहे थे। तो जो ग्रुप रिकरेंस है उसके बाद उसको हम क्या बोलने लगते हैं, फोकवेस। फोकवेस क्या है, इट इज़ नथिंग बट ए ग्रुप हैबिट, यानी यहाँ से लेकर के और ग्रुप हैबिट तक आना, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकवेस। यानी जब बहुत सारे लोग किसी काम को करने लगते हैं और उस काम को वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको करने से उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोकवेस। ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का, उसमें फोकवेस, कस्टम, मोरस, ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, फोकवेस दो तरीके से आगे बढ़ता है, यानी कि जो हमारी ग्रुप हैबिट है वो दो तरीके से आगे बढ़ती है। ये जो हैबिट है हमारी, यदि ये कैसी हो जाए, पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी ये एज इट इज ट्रांसफर होती जाए और इसमें कोई चेंज ना हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कस्टम। हिंदी में उसको बोलते हैं हम प्रथा। यानी ऐसे फोकवेस जो आगे बढ़ते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन और उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम यानी प्रथा। यदि कोई फोकवेस ऐसे हैं, कुछ आदतें, ग्रुप हैबिट्स ऐसी हैं जिनमें क्या जुड़ जाए, फीलिंग ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी सोसाइटी को ये लगने लगे कि ये जो हैबिट है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ये तो बहुत अच्छा है, तो जब वो आगे बढ़ता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, मोरस। मोरस को हिंदी में बोलते हैं हम रूढ़ी, ठीक है। तो फोकवेस दो तरीके से आगे बढ़ेगा, कस्टम और मोरस में, और ये दोनों आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सेट ऑफ द रूल्स में या एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद लोग ऐसा ही करने लगते हैं जैसा है एस्टेब्लिश्ड है, और जब लोग ऐसा करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो दैट इट इज द evolution of the institution as per the William Graham Sumner in his book Folkways। चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आखिर फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन बताता है, गिलेन एंड गिलेन किसमें बताते हैं, कल्चरल सोशोलॉजी उनकी बुक है। पहली बात, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स, यानी जो ह्यूमन नीड्स है उस ह्यूमन नीड्स का आप सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज़ कर लीजिए या फुलफिलमेंट वर्ड यूज़ कर लीजिए, उसका वो इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेगा, नीड्स फुलफिलमेंट का काम करेगा। जैसे रिलीजियस सिस्टम है या जो मैरिज सिस्टम है वो हमारी आवश्यकताओं, जैसे फैमिली है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, जैसे कोई पर्सन है तो उसको ये चाहिए कि मैं भी अपनी फैमिली आगे बढ़ाऊँ, मैं भी बच्चे पैदा करूँ, तो उसके पहले उसे मैरिज करना पड़ेगी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एक्शंस फॉर द इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक पर्सन है उसको क्या एक्शन लेना है
उसे आखिर करना क्या है। तो इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, उसके एक्शन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, बता देते हैं उसको। जैसे मैंने भी आपका एग्जांपल दिया था कि मंदिर के बाहर आप पहुंचेंगे तो आपको जूते चप्पल बाहर उतारने हैं। सो दैट इट इज़ द सिंप्लीफिकेशन, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बियरर ऑफ कल्चर, यानी कि जो हमारा कल्चर है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो मैरिज सिस्टम है, इंडियन मैरिज सिस्टम, ठीक है ना, हमारे यहाँ जो मैरिज सिस्टम है, कहाँ पर, इंडियन मैरिज सिस्टम, ये बियरर ऑफ कल्चर है। हमारा जो पुरानी कल्चर थी उस कल्चर को बताता है कि पहले हमारे यहाँ किस तरीके से मैरिज होती थी, क्यों, क्योंकि आज भी वो उसी तरीके से हो रही है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो कंट्री में या किसी भी कम्युनिटी में यूनिटी लाने का काम कौन करता है, इंस्टीट्यूशंस करते हैं। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्मिटी लाता है। वो ये बताता है कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई हायर कास्ट नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं, सब बराबर है। या जो रिलीजियस सिस्टम है वो भी यूनिटी का काम करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर पे कंट्रोल रखने का काम करेगा। जैसे इंडिया में मैरिज सिस्टम है और वो कंट्रोल रखेगा कि विदाउट मैरिज कोई भी साथ में नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट, असाइन रोल्स एंड स्टेटस। तो देखिए स्टेटस, स्टेटस से मतलब हमको कुछ भी मिलता है, कोई भी पद, दैट इज नोन एज द स्टेटस। जैसे कि कोई भी पर्सन, किसी का भाई, किसी का बहन, माँ बाप, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेटस। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमको स्टेटस दे देते हैं और इसी स्टेटस के साथ रोल जुड़ा रहता है। जैसे एक आपको अभी एग्जांपल बता देते हैं कि जो मैरिज सिस्टम है, मैरिज सिस्टम दो तरीके के स्टेटस दे देता है। कौन से, जो पुरुष होता है उसको हस्बैंड और महिला को वाइफ का स्टेटस दे देता है, अकेला स्टेटस नहीं देता। ये भी बता देता है कि जो हस्बैंड है उसके क्या रोल रहेंगे, वाइफ के भी क्या रोल रहेंगे, किसके लिए, उनकी फैमिली के लिए। सो दैट असाइन रोल्स एंड स्टेटस ये कौन करेगा, ये आपका इंस्टीट्यूशन करेगा। हेल्पफुल इन सोशल चेंज, सोशल चेंज लाने में जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन से अवेयरनेस पड़ती है और सोसाइटी में क्या आता है, सोशल चेंज आता है। तो ये सब फंक्शंस हैं किसके, इंस्टीट्यूशन के, किसके अकॉर्डिंगली, गिलेन एवं गिलेन, और बुक का नाम कल्चरल सोशोलॉजी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो देखिए एसोसिएशन जो टॉपिक है ये मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एसोसिएशन टॉपिक पढ़ा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे यूपीएससी एमपीपीएससी आर द एग्जांपल्स ऑफ द एसोसिएशन, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ रूल्स या एस्टेब्लिश फॉर्म्स ऑफ द प्रोसीजर्स। ग्रुप ऑफ पीपल है, इसका मतलब क्या है, ये दिख रहा है तो कॉन्क्रीट फॉर्मेट में है, और रूल्स हैं तो ये हमको नहीं दिख रहे हैं, हम केवल उनको फील कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में है। नेक्स्ट, पर्पसफुल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कोई भी एसोसिएशन बनता है तो उसका एक पर्पस होता है, बिना पर्पस के वो एसोसिएशन नहीं बनाया जाता है। इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, इसका कोई पर्पस नहीं होता है, इवोल्यूशन होता है। जैसा मैंने भी आपको बताया, समर ने बताया था इवोल्यूशन। तो ये कैसे होते हैं इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ डेवलप्ड होते हैं। एसोसिएशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, पर्सनल वेलबींग से, यानी ये सभी लोगों से ही जुड़ा होता है। जैसे एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी एक ऐसा एसोसिएशन है जो उन्हीं लोगों की वेलबींग से जुड़ा हुआ है जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है उसके लिए एमपीपीएससी किसी काम का नहीं है। सो दैट दीज आर रिलेटेड विद द पर्सनल और इंडिविजुअल वेलबींग। लेकिन इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, सोशल वेलबींग, यानी कि सभी लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, सभी लोगों का अच्छा करते हैं।
नेक्स्ट, रिलेटिवली टेम्पररी। तो एसोसिएशन कैसे होते हैं? रिलेटिवली टेम्पररी यानी इनको कभी भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो खत्म किया भी जा सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं? परमानेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिलीजियस सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, इसे आप खत्म नहीं कर सकते। इनका फॉर्म्स चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई यदि ये सोचता है कि रिलीजन खत्म हो जाएगा, मैरिज सिस्टम खत्म हो जाएगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हैविंग नेम, यानी जो एसोसिएशन होता है उसमें नाम होता है। ठीक, जैसे यूपीएससी या फिर सेबी, ये सब क्या से हैं? इनके नाम है एसोसिएशन के। हैविंग सिंबल, और इंस्टीट्यूशन में क्या होता है? सिंबल होता है। जैसे कि एमपीपीएससी का भी एक सिंबल है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये रेड क्रॉस, ये हॉस्पिटल्स के सिंबल होते हैं। या फिर आपको देखा होगा आपने, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका सिंबल होता है ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन, तो इनके सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मल रूल्स। फॉर्मल से मतलब रिटन फॉर्मेट में। एसोसिएशन जो कि वेल स्टेब्लिश्ड होते हैं, पर्पसफुल स्टेब्लिश्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर रूल्स कैसे होते हैं? फॉर्मल यानी रिटन फॉर्मेट में होते हैं। और इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर कैसे होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं ज़्यादातर। हाँ, कुछ एक इंस्टीट्यूशन जरूर हैं जैसे एजुकेशन सिस्टम वगैरह, वहाँ पर आपको रिटर्न मिलेंगे, बट ज़्यादातर कैसे होते हैं? इनफॉर्मल। नेक्स्ट, एसोसिएशन में वीक कंट्रोलिंग होती है। वीक कंट्रोलिंग से मतलब इनका कंट्रोल पूरी सोसाइटी पर नहीं होता। जैसे सेबी, सेबी का कंट्रोल केवल और केवल उन्हीं लोगों पर है जो सेबी से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट में डील नहीं करते हैं तो आपको सेबी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीक कंट्रोलिंग, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग, जो इंस्टीट्यूशन होता है उनका कंट्रोलिंग कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन सिस्टम का कंट्रोल कैसा है? स्ट्रॉन्ग होता है। रिलीजियस सिस्टम का कंट्रोल कैसा है? स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, नो कल्चरल ट्रांसफर, यानी एसोसिएशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कोई कल्चरल ट्रांसफर नहीं करता, जबकि इसका जस्ट अपोजिट ही होता है कि एसोसिएशन में चेंजेस बहुत होते हैं। यानी काम करने का जो तरीका आज से 10 साल पहले था अब नहीं है, वो बदल गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो पहले वेट टैक्स चलता था, वहाँ काम करने के तरीके दूसरे थे। आज वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो यहाँ कोई कल्चरल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट यहाँ क्या होता है इंस्टीट्यूशन में? कल्चरल ट्रांसफर होता है। कैसे? जनरेशन टू जनरेशन, यानी मैरिज सिस्टम वही है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहेगा। आपने देखा होगा इंडिया में बड़े बड़े लोग, जैसे जो अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनके भी बच्चों की शादी हुई, तो उनके यहाँ भी कल्चरल मैरिज, यानी जो एकदम एंशियंट फॉर्मेट है मैरिज का, वो जो पुराना तरीका है मैरिज का, वो आज भी चला आ रहा है। तो ये क्या होता है इंस्टीट्यूशन में? जनरेशन टू जनरेशन कल्चरल ट्रांसफर मिलेगा, जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ सकता है। तो जब भी डिफरेंस पूछने में आता है, उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, टेबल बनाइए, उसके 2 कॉलम करिए, और इस तरीके से आप उसको, यदि आपने इस तरीके से लिख दिया और उसके आगे एक एग्जाम्पल भी लिख दिया, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इंस्टीट्यूशन से ही जुड़ा हुआ है नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आप लोग जो मैं पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड ही आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो दैट जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज के साथ। तब तक आप जो, यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। सो दैट ऑल द बेस्ट।